हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। तो विद्यार्थियों, हम तैयारी कर रहे थे 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, विषय गणित, जिसके अंतर्गत जो हमारा दिन है वह है चौथा। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 3 क्लासें ले चुके हैं, जिनमें हमने कुछ सवाल लेकर के 8वीं बोर्ड से रिलेटेड कुछ सवाल लिए और उनका हमने अभ्यास किया था। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम यही करेंगे, हम कुछ सवाल लेकर के उन्हें हम हल करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, नो टाइम पास, ओनली क्लास, और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा सवाल नंबर है पहला, वह यह है 1:4 को प्रतिशत में लिखिए। 1:4 को प्रतिशत में लिखिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमें सवाल दे रखा है 1:4 को हमें प्रतिशत में लिखना है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं और इसे हम लिखते हैं प्रतिशत में 1:4। इसे हम लिख सकते हैं 1/4। अब इसे हमें 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। तब हम 1/4 गुणा 100, 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार, और 25 का गुणा 1 से करेंगे, 25 से कम 25, और हम यहाँ प्रतिशत का संकेत लगा देंगे, ये वाला प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत आ गया? 25%। ये हो गया हमारा आंसर। तो विद्यार्थियों, 1:4 को हमने प्रतिशत में बदला, वो कितना आया? 25% आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका अगला सवाल नंबर 2। 375 रुपये का 15% ज्ञात कीजिए। 375 रुपये का 15% ज्ञात कीजिए। यहाँ विद्यार्थियों, हमें 375 का 15% ज्ञात करना है। तो हमें किसी का भी कोई ज्ञात करना हो तो हमारा तरीका ये है, 375 का 15%। अब यहाँ हमें 375 गुणा 15 का हमें गुणा लिखना है, और यहाँ 15 यानी 15/100। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100। और अभी इसे हम हल करेंगे। या हम काट भी सकते हैं, दोनों 25 के पहाड़े से कट रहे हैं, काट के हम भाग दे सकते हैं। चलिए ये भी काम कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करके भी हम जो संख्या है उसका भाग दे करके भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, एक बार इन दोनों का गुणा करके भी हल कर लेते हैं, या फिर काटना भी सीख जाए। चलो काट लेते हैं। ये दोनों 25 के पहाड़े से कट रहे हैं, आपको पता है 375 और ये 100 25 के पहाड़े से कट रहे हैं। चलिए हम इन्हें काट लेते हैं। 25 × 75, 25 चौके 100, 4 बार में कितना होता है? 100। 25 चौका 100, 25 का भाग 100 में दिया 4 बार, 25 चौका 100, और 25 का भाग इसमें देंगे 375 में, 4 बार में 100, 300 है, 4 × 12, और ये 3 बार हो जाए 15, कितना आ जाएगा? 15। यहाँ हम काट के लिखेंगे 15। 375 में 25 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार। देखिए 25 से कम 25, फिर कितना बचा? देखो 12, 5 और 25 पंजा 125, यानी 15 बार ये कटेगा। इसे हम काट सकते हैं। अब हमें क्या करना है? 15 का गुणा 15 से करके फिर उसमें 4 का भाग देना है। अब कट नहीं रहा है, इसलिए हम इसे ये करेंगे, 15 का गुणा 15 से करेंगे। चलिए 15 का गुणा 15 से कर लेते, फिर उसमें किसका भाग देंगे? 15 गुणा 15, और उसमें हम भाग देंगे 4 का। 15 का गुणा 15 से करके देख लेते हैं। 15 पंजा 75, 75 का 5, 15 पंजा 75, और 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 एकम 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, यानी 225, और इसमें भाग किसका देंगे? 4 का। 225 में हम 4 का भाग देंगे। चलिए इस भाग दे के देख लेते हैं। 4 का भाग हम 225 में देंगे, 22 में भाग जा रहा है, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, बच्चा 2, ऊपर से उतारा 5, 4 का भाग 25 देंगे, 4 छंग 24, बच्चा 1, और अब संख्या नहीं है, दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, 4 दूनी 8, बच्चा 2, 0 उतारा, 4 पंजा 20, 56.25 कितना प्राप्त हुआ हमें
56.25 और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 375 रुपये का 15% कितना होगा, 56.25 और रुपये लिख देंगे क्योंकि रुपये का है। 375 रुपये का 15% कितना आया, 56.25 हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम इसे प्रतिशत, इसका 375 का 15% हमने ज्ञात कर लिया। ये हमने 2 सवाल हल किए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं इसका अगला हल। तो विद्यार्थियों, आप इसी प्रकार से अपनी नोटबुक में सवाल लिखते जाएं और साथ साथ में अभ्यास करते जाएं। तो विद्यार्थियों, गणित को हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके समझ सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। आज का सवाल नंबर 3। रमेश ने एक गीजर 10% कर अर्थात जिसे हम वेट भी कहते हैं सहित 2200 रुपये में खरीदा। वेट के जुड़ने से पहले का गीजर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को हम हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा सवाल। रमेश ने एक गीजर 10% कर यानी वेट सहित 2200 रुपये में उसने खरीदा। वेट के जुड़ने से पहले का गीजर का मूल्य हमें ज्ञात करना है। इसमें वेट जुड़ा हुआ है, 2200 रुपये में वेट भी जुड़ा हुआ। कितने प्रतिशत वेट जुड़ा हुआ है, 10% वेट जुड़ा हुआ है। तो चलिए विद्यार्थियों, यहाँ अपने को एक छोटा सा समझना है कि माना कि 100 रुपये का गीजर है। कितना है पहले का मूल्य और 10% वेट से मूल्य कितना हो जाएगा, 10% 100 रुपये पे 10 रुपये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये का कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें ज्ञात कौन सा करना है, पहले का मूल्य ज्ञात करना है यानी वेट जुड़ने से पहले का गीजर का मूल्य ज्ञात करना है और वेट सहित कितना है, 2200 रुपये। यहाँ पे 2200 रुपये है, हमें ये वाला ज्ञात करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इससे विद्यार्थी हमें एक नियम में लिखना है। तो हम लिख देंगे वेट सहित गीजर का मूल्य, वेट सहित गीजर का मूल्य कितना है, वेट सहित कितना है, 2200 रुपये, ठीक है ना। और वेट कितना है, 10%। वेट कितना है, 10%। अब हमें यहाँ एक नियम का इसमें समझना है। अगर ये आपने समझ लिया तो आप कोई भी एक नियम वाला सवाल आसानी से हल कर सकते हो। अब हमें ध्यान रखना है कि ये इस तरफ वाला यानी पहले का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो अपने को पता है कि जैसे कि 100 रुपये मूल्य अगर पहले का है तो वेट सहित होगा 110 रुपये। जो अपने को पता है उसके आधार पे हमें गणना करनी है। और वो कैसे करनी है, हम चूंकि वाले नियम को पूरा ही लिख लेते हैं और यहाँ समझ लेते हैं। चूंकि अब यहाँ अपने को ध्यान में रखना है कि जो ज्ञात करना है वो इस तरफ लिखना है, यानी इस तरफ वाला ज्ञात करना है तो हमें ये इस तरफ वो लिखना है। और इन दोनों में से ये वाला हम इस तरफ लिखेंगे और ये वाला पहले लिखेंगे। जो हमें ज्ञात है जैसे कि 110 रुपये
वेट सहित मूल्य हैं तो पहले का मूल्य होगा। वेट सहित कितना है, 110 रुपये है, तो पहले का मूल्य कितना होगा, 100 रुपये। ठीक है ना, या यहाँ पे है, ठीक है ना, ये इतना सा अपने को ध्यान में रखना है। 110 रुपये वेट सहित मूल्य है, तो पहले का मूल्य कितना है, 100 रुपये। अब यहाँ चूंकि कि मैं अब एक एक नियम नहीं, हम एक बनाते हैं। यदि 1 रुपये वेट सहित मूल्य है तो पहले का मूल्य यहाँ होगा। अब हम 1 से गणना करेंगे, इसको हमने 1 बनाया, तब हम क्या करेंगे, यहाँ कम होगा या ज़्यादा होगा, अब यहाँ कम होगा, तो क्या करना है, 100 में हमें 110 का भाग देना है। ये इधर वाला 100, उसमें हमें भाग देना है इधर वाले का 110 का, यानी ये रुपये हो जाएंगे। 1 रुपये वेट सहित मूल्य है तो पहले का मूल्य क्या हो जाएगा, 100/110। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका वेट सहित मूल्य कितना है, 2200 रुपये वेट सहित मूल्य है। ये पूरा लिखना है अपने को, 2200 रुपये वेट सहित मूल्य है, तो पहले का मूल्य होगा, इससे हम लिख लेंगे 100/110। अब बढ़ेगा, इसका गुणा कर लेना है 2200। चलिए अब इसको हम काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, और 11 के पार्ट से कट रहा, 11 दूनी 22, यानी यहाँ 0 है। अब 20 का गुणा हम 100 से करेंगे, 100 का गुणा किससे करना है, 20 से करेंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 का गुणा 100 से करेंगे 2, और 1 2 3 0 लग जाएंगे, यानी 2000 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2200 रुपये यदि वेट सहित मूल्य है तो पहले का मूल्य आपके हो जाएगा 2000 रुपये। ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ये विद्यार्थियों आपको ये एक एक नियम वाला ध्यानपूर्वक समझना है, और इस प्रकार से हम बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। इसमें बस यही ध्यान रखना होता है कि जब ये आप चौकी वाला लिखें उस समय जो ज्ञात करना है जिस तरफ वाला, वह हमें इस तरफ लिखना है, और जो ज्ञात नहीं करना है, जो दे रखा है, वो हमें इस तरफ लिखना है, वो ज्ञात वाला उस तरफ लिखना है। ये अगर आपने ये वाला अगर सही लिख दिया तो बाकी की ये गणना आपके बिल्कुल सही आएगी। चलिए विद्यार्थियों, ये था आपके सवाल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम अगला सवाल। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार से आप सवालों का अभ्यास करते जाएं, और गणित में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना होता है, बस हमें अभ्यास इसमें अच्छा करना होता है। सवाल नंबर 4, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करने पर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करने पर समय अवधि तथा दर पर समय अवधि तथा दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए विद्यार्थियों, हमें इसका जवाब देना है कि आपको ध्यान रखना है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तब समय अवधि और दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ब्याज कब अर्धवार्षिक संयोजित होता हो, ब्याज जब अर्धवार्षिक यानी 6 महीने का संयोजित होता हो, तब हमें क्या ध्यान में रखना है, हल ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होने पर
समय अवधि दुगुनी और दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी 1/2 या आधी, यानी 1/2 हो जाएगी, उसकी दर आधी हो जाएगी। समय दुगुना, दर को हमें क्या करना है, आधी कर देना है। ये अपने को इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, समय दुगुना हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, अब 6 माह और 6 माह के 2 हो जाएंगे 1 वर्ष। 1 वर्ष में 6 महीने कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो समय दुगुना हो जाएगा। और दर जो 1 वर्ष की है वो क्या हो जाएगी, दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। यदि इसी प्रकार से आपके ब्याज यदि अर्धवार्षिक की जगह तिमाही 3-3 महीने में अगर हो तब क्या हो जाएगा, 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह, 3-3 महीने कितने हो जाएंगे, 4। तब हमें क्या करना है, दर दुगुनी नहीं करनी, दर को क्या करनी, 4 गुनी करनी। सॉरी, समय को कितना करना है, 4 गुना, 1 2 3 4, 3-3 महीने 4 बढ़ जाएंगे। तब कब, जब ब्याज त्रैमासिक यानी त्रैमासिक संयोजित होता हो और दर इसमें बढ़ जाएगी चारों में, यानी 1/4 हो जाएगी, जैसे यहाँ हुई थी। तो अब ये भी हम अपने को ध्यान में रखना है। ये क्यों होता है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ये इसी का, चलो अगला सवाल दे रखा है, सवाल नंबर 5। यदि ब्याज को तिमाही संयोजित किया जाए, यदि ब्याज को तिमाही संयोजित किया जाए तो समय अवधि तथा दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ विद्यार्थी जो अभी अपने इस सवाल में भी समझा था कि यदि ब्याज को कितना कर दें, तिमाही कर दें, तब क्या है, समय अवधि और दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तभी अपन ने हल किया था, ब्याज तिमाही संयोजित करने पर समय अवधि क्या हो जाएगी, 4 गुनी, चौगुनी, यानी हम चौगुनी यानी 4 गुनी कर देनी है। और दर क्या हो जाएगी, ठीक है, 1/4 यानी 1/4। समय अवधि को 4 गुनी करनी है और दर को 1/4 करना है उसका, ठीक है ना। 1/4 करना दर को, यानी क्या आपने अभी समझा था कि जैसे कि एक वर्ष में 3-3 महीने कितने होते हैं, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ। 3-3 महीने कितने होंगे, 4 3 6 9 और 12 महीने होते हैं। तो 3-3 महीने कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो समय अवधि को क्या करनी, चौगुनी करनी है और दर को क्या करनी है, चारों में बांट देनी है। यानी चारों में बांटेंगे कितना हो जाएगा, एक को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। इसलिए हम दर को क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे, यानी 1/4 कर देंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि यदि ब्याज को तिमाही संयोजित किया जाए तो समय अवधि को 4 गुनी करनी है और दर को हमें 1/4 करनी है और फिर उस सवाल को हल करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम इसका अगला सवाल करते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम सवालों को इजी वे में समझते हुए हल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी सवालों को इजी वे में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हुए हल करने का प्रयास जरूर कीजिए।
सवाल नंबर 6, 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। यहाँ आपको समय में कोई गड़त बढ़त नहीं करनी है, दर में भी कोई गड़त बढ़त नहीं करनी, क्योंकि ब्याज आपके वार्षिक ही संयोजित हो रहा है। चलिए विद्यार्थियों, इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मूलधन लिख लेंगे। मूलधन कितना है? 12,600 रुपये। समय कितना है? समय है आपके 2 वर्ष, तो हम लिखेंगे 2 वर्ष। दर कितनी है? 10% वार्षिक। और यहाँ आपके ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, हम लिख देंगे ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। अब हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तब आपको ध्यान में रखना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे और उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए और हम लिख देते चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन और उसमें से हम वापस मूलधन घटा लेंगे। मूलधन सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और यह घात में समय लिखना है। मूलधन गुणा कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 और यहाँ घात में समय लिखना है। इसे हम इस सूत्र से भी लिख सकते हैं, P गुणा 1 प्लस R बटा 100 और यह घात में T लिख सकते हैं। यहाँ आपको P यानी मूलधन 1 प्लस R यानी दर बटा 100 और घात में समय शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। चलिए ये देखो करना कैसे है। मूलधन की जगह आपको मूलधन लिखना है 12,600 रुपये। 12,600 गुणा लगाना है 1 प्लस दर की जगह आपको 10% लिखनी है, यानी 10 बटा 100 और समय पे आपको कितना लिखना है? 2, यहाँ आपको 2 लिखना है। ऐसे क्या ज्ञात होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात होगा। चलिए यहाँ अब आगे की गणना ये है, 12,600 लिखा गुणा, अब यहाँ आपको ये इसको समझना है। अब यहाँ ये कैसे आएगा? 1 प्लस 10 बटा 100 अगर ऐसा है तो आपके यहाँ कितना आएगा? 110 बटा 100 आएगा। कितना आएगा? 110 बटा 100 आएगा। देखो कैसे आएगा, इसको समझ लेते हैं एक बार। 1 प्लस 10 बटा 100। अब इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 100 आता है। 1 का भाग 100 में कितने बार जाएगा बताओ? 100 बार। और 100 का गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा? 100। ये प्लस 100 का भाग 100 में 1 बार और 1 का गुणा 10 से किया 10, तो कितना आ गया? 110 बटा 100। ये आपको ध्यान में रखना, इसकी जो गणना है वो हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। 110 बटा 100 लिखेंगे इसको, और वो कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है, क्योंकि घात
दो हैं 110/100 गुणा 110/100। तब हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 जीरो है, हम काट लेते हैं, इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से काट लेते हैं, इस 1 जीरो को 1 जीरो से, 1 जीरो को 1 जीरो से। अब क्या ऊपर 11 11 और 126 कितना बचा, इसको हम आगे यहाँ हल कर लेते हैं विद्यार्थियों। 126 गुणा 11 गुणा 11 ये आपके बचा है, तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो आपके आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, फिर उसमें से हम मूलधन घटा लेंगे तो आपके चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। 11 का 11 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 11 11 121, कितना आया 121 का गुणा 126 से कर लेंगे। देखिए 11 का 11 से गुणा किया 121 और 126 का गुणा हम 121 से कर लेते हैं। 1 का गुणा इन तीनों से करेंगे 126 से आएगा। फिर हम 2 का शुरू करेंगे, दाई से लिखेंगे, 2 का गुणा 6 से, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। फिर ये 1 का गुणा 6 से 6, 1 का 2 से 2 और 1 का 1 से 1, 6 2 2 4, 6 5 11 और 1 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 1, 15,246 क्या आया आपके चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये हम लिख लेंगे 15,246 रुपये, ये आपके क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तब हम क्या कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 15,246, उसमें से मूलधन कितना है 12,600 घटा लेंगे, तब आपके कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हम घटा लेते हैं। 6 में से 0 घटाया 6 का 6, 4 में से 0 घटाया 4 का 4, 2 में से 6 नहीं घटे, तब हम क्या करेंगे यहाँ से लेंगे। चलो इसको हम यहाँ कर लेते हैं 15,246 और 00621, यहाँ आपको आसानी रहेगी घटाव को समझने में। 6 में से 0 घटाया 6 का 6, 4 में से 0 घटाया 4 का 4, इसमें से नहीं घट रहा है, यहाँ हम 4 करेंगे या 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6, 4 में से 2 घटाया बचा 2 और 0 में 0 घटाया 2, यानी 2,646 कितना प्राप्त हुआ 2,646। तो हम लिख देते हैं 2,646 रुपये, ये आपके क्या हो जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें पूछा था सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आपके ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ विद्यार्थी आपके चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2,646 रुपये। हमने मिश्र धन में से मूलधन घटा लिया, तब हमें चक्रवृद्धि ब्याज 2,646 रुपये प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थी ये था सवाल नंबर आपके 6, जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल हल किया। आप इस प्रकार से आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसका अगला सवाल हल। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आप सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के माध्यम से हल करने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पे आपकी मेहनत सफल होगी और आपको परीक्षा में अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे। सवाल नंबर 7, 365 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। 365 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो विद्यार्थी यहाँ में 365 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। आपको ध्यान में ये होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम यानी हम इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए, वही होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तब हमें ध्यान रखना है, उसको उसके उल्टे क्रम से गुणा कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 365 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/365। देखिए विद्यार्थियों 365, इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या लिख सकते हैं 1, और इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/365।
इस प्रकार से हम गुणात्मक प्रतिलोम, यदि इसका पूछते हैं हम ये बता देते हैं, और इसका है तो ये हमें उल्टा क्रम करके लिखना है। अब हम यहाँ यदि इन दोनों को गुणा करें तो 365 एक बार में कट जाएगा, और एक का गुणा एक से करेंगे कितना प्राप्त होगा 1। यानी गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का वह संख्या होती है जिसको गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो 365 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/365 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपके सवाल नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसका सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 8। यदि एक कार 60 किमी की दूरी तय करने में 60 किमी की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करें, 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करें तो 12 लीटर में चली दूरी कितनी होगी, चली दूरी कितनी होगी। तो विद्यार्थियों यहाँ आपको ध्यान रखना है, यदि एक कार 60 किमी की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करें तो 12 लीटर में चली दूरी कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए विद्यार्थियों हल करते हैं। पहले लिख लेते हैं 60 किमी दूरी, किमी 60 किमी दूरी कितने में तय करती है 4 लीटर में। तब हमें क्या करना है 12 लीटर में कितनी दूरी, अब यहाँ लिखना है 12 लीटर, और दूरी कितनी ज्ञात करनी है। तब आपको वही काम करना है। अब हमें एक एक नियम वाले से काम करना है, जो हमें ज्ञात करना है उस फैक्टर को उधर लिखना है, ठीक है ना। तो 4 लीटर में चलती है 60 किलोमीटर, हम लिखेंगे चूंकि हम डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो 12 लीटर में कार चलेगी, 12 लीटर में कार चलेगी, कितनी चलेगी। देखो विद्यार्थियों हमें क्या करना है, 4 लीटर में चलती है 60 किलोमीटर, तो एक में चलेगी 60/4 गुणा 12 लीटर में चलेगी गुणा 12, 4 तिया 12, 3 का गुणा हम 60 से करेंगे, 6 तिया 18, 180 किमी, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम इसको वही एक एक नियम वाला काम किया हमने, लेकिन इस तरीके से किया क्योंकि हम लिखेंगे देखो 12 लीटर में चलेगी 60 किमी, ये चूंकि लगाएंगे, और 1 लीटर में चलेगी 4 लीटर में 4 लीटर में चलती है 60 किलोमीटर, 1 लीटर में चलेगी 60/4, और इसीलिए 12 लीटर में चलेगी, हम गुणा इससे किससे कर देंगे 12 से गुणा कर लेंगे, और ये हमने शॉर्ट में डायरेक्ट ही हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। गणना वही चलेगी आपके माइंड में, लेकिन हम इस प्रकार से उसको हम हल करेंगे, इस प्रकार से उसको समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों ये वाला सवाल हो गया आपके। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। 8 सवाल कर लिए, हम सवाल नंबर आज का 9वां सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 9, एक टीवी का मूल्य एक टीवी का मूल्य 54,000 रुपये 54,000 रुपये है। इसके मूल्य में 14% वृद्धि हो गई
14% वृद्धि हो गई, तो अब टीवी का मूल्य कितना होगा? तो अब टीवी का मूल्य कितना होगा? तो विद्यार्थी यहाँ हमें सवाल को समझना है कि एक टीवी का मूल्य कितना दे रखा है? 54,000 रुपये दे रखा है। अब इसके मूल्य में 14% वृद्धि हो गई है, तब हमको टीवी का मूल्य कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको हम हल करते हैं। टीवी का मूल्य लिखेंगे हम। टीवी का मूल्य कितना है? 54,000 रुपये। मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई? 14% वृद्धि हो गई। अब हमें टीवी का मूल्य ज्ञात करना है। वृद्धि के बाद टीवी का मूल्य हमें विद्यार्थियों इससे भी हमें एक एक नियम के माध्यम से ही करना है, और हम डायरेक्ट यहाँ एक ही नियम वाला लिखेंगे। कैसे क्या होगा? देखिए, आपको 14% वृद्धि का तात्पर्य है यदि टीवी 100 रुपये की थी तो उसको हमें कितना 114 रुपये में खरीदना होगा। मूल्य बढ़ गया 14%, 100 रुपये पे 14 रुपये बढ़ गए, 100 रुपये के कितने हो गए? 114 रुपये हो गए। तब हमें ध्यान रखना है, क्या करना है? अब ये इधर वाला ज्ञात करना है। मूल्य ये था, वृद्धि के बाद कितना होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 100 रुपये का कितना हो गया? 114 रुपये। एक का कितना हो जाएगा? 114 रुपये बटावा 100 और गुणा कितने? 54,000। 54,000 का कितना हो जाएगा हम ये ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। देखिए कैसे, चूँकि 100 रुपये था तो हो गया 114 रुपये। 1 रुपये होगा 114 बटा 100 और 54,000 रुपये होगा 114 बटा 100 इंटू 54,000। यानी हम ये इसी को यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं। पूरी कैलकुलेशन दिमाग में चलानी है और इस प्रकार से हमें लिखना है, यानी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तब हम इसको हल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 540 का गुणा हम 114 से कर देंगे। 114 का गुणा किससे करना है? 540 से करना है। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 540 और यहाँ 114। चलो ये जीरो का वाला बाद में कर लेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। 4 का गुणा 0 से करेंगे 0, 4 का गुणा 4 से करेंगे 4 चौका 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 पंजा 20, 20 और 1 21। फिर हम 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 4 से तो 4, 1 का गुणा 5 से 5, 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 4 से 4, 1 का गुणा 5 से 5। इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ लेंगे। 0 6, 4 और 1 5, 4 5 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 5 और 1 6। कितना हो गया? 61,560 रुपये। कितना हुआ विद्यार्थियों? ये हम लिख लेंगे 61,560 रुपये। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि वृद्धि के बाद टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा? 61,560 रुपये हो जाएगा। 14% वृद्धि, 54,000 रुपये था, 14% वृद्धि हो गई। अब उसका मूल्य कितना हो गया? 61,560 रुपये उस टीवी का मूल्य हो जाएगा। तो ये था विद्यार्थियों सवाल नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम सवाल नंबर 10। आज हम एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं। सवाल नंबर 10। 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो विद्यार्थी जैसे ही हमने पहला सवाल भी किया था इसी प्रकार का था, तो हम इसे हल कर लेते हैं। 3:4 इसे हम लिख सकते हैं 3/4। अब इसे प्रतिशत में बदलना है। 3/4 का गुणा हम किसे कर लेंगे? 100 से कर लेंगे, और 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार। 25 से गुणा 3 से कर देंगे, 25 दिया 75 और लगा देंगे हम प्रतिशत। कितना आ गया? 75%। 3:4 का तात्पर्य हो गया 75%। इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी विद्यार्थियों हल कर लिया। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने
10 सवालों को हल किया था। तो विद्यार्थियों आप इन सवालों का अभ्यास कीजिए और इससे जुड़े हुए और भी जो सवाल हो गणित के उन्हें आप अभ्यास के माध्यम से ही हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के माध्यम से सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं और गणित में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।